बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जो लोग टैरोट पे या किसी न्यूमेरियस नंबर्स के ऊपर बिलीव करते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्शंस पर बिलीव करते हैं, के लिए एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि एक इसी तरह के एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के लिए 3 नंबर हमेशा खतरनाक रहता है। नंबर 3 इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। इसकी वजह कई लोगों को उस टाइम पर समझ में नहीं आई थी जब पाकिस्तान बना था और उस एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 3 नंबर हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी तारीख गुजरती गई, हमारी तारीख बनती गई, तो हमें पता चला कि 3 नंबर वाकई हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसकी पहली मिसाल आपको दे देता हूँ। जब 3 हुक्मरान थे पाकिस्तान के, एक तरफ जनरल याया, दूसरा भुट्टो और तीसरी तरफ बांग्लादेश का शेख मुजीब, तब पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह से पीपुल्स पार्टी, आर्मी और नवाज शरीफ के टसल में भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह आज का दौर देख लें, 3 पार्टीज की मौजूदगी में पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। इसी तरह से माजी में भी 3 का आंकड़ा पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा नहीं गुजरा। इसी तरह से हम आते हैं लाल मस्जिद के ऊपर। यहाँ पर भी 3 लोगों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ ऐसे लिख दिया कि जिसके बारे में हमें ये नहीं पता चला कि हम कहाँ जा रहे। लाल मस्जिद क्या था, लाल मस्जिद क्यों हुई, लाल मस्जिद की वजह से कितना असर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, क्या लाल मस्जिद ऑपरेशन सही था, क्या लाल मस्जिद ऑपरेशन गलत था। इन तमाम सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि लाल मस्जिद के अंदर क्या हुआ, ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, ऑपरेशन के बाद क्या हुआ। तरह के ऑपरेशन के हामी जो पहले बड़ी हिमायत कर रहे थे, बाद में छुपते फिरते क्यों रहे, बाद में वही लोग अपना मुंह फेरकर मुशर्रफ को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे, जो मुशर्रफ को पहले ही कह रहे थे कि लाल मस्जिद ऑपरेशन करो, अभी करो, जल्दी करो और रातों रात करो। पहले आपको बताता हूँ लाल मस्जिद की तारीख। जब इस्लामाबाद बनाया गया था 1960s के दौरान, उस टाइम पर यह कहा गया था कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है तो यहाँ पर कोई मस्जिद बनाई जाए। इसीलिए पहली बुनियाद जो इस्लामाबाद के अंदर मास्क की रखी गई, वो लोग कहते हैं कि फैसल मस्जिद वो बाद में बनाई गई थी, लाल मस्जिद पहले रखी गई थी। तो इसी तरह से जो मौलाना अब्दुल गाजी है, उनके वालिद साहब थे, वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ाया करते थे और इनको यहाँ की मस्जिद की पेश इमामत दे दी गई। तब जामिया हफ्सा जो मदरसा है लाल मस्जिद के साथ, वो नहीं बना था। जामिया हफ्सा बाद में बनाया गया, वो भी एक सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया और क्योंकि वो उस टाइम पर खाली जगह पड़ी हुई थी, इसलिए उन लोगों ने बना लिया। बाद में पता चला कि यहाँ से ग्रीन बेल्ट गुजरती है। वो जब बनाया गया था उस टाइम पर वो एक दलदल सा इलाका था, वहाँ पर जामिया हफ्सा बना दिया गया। और ये सोवियत यूनियन की जंग के दौरान काफी एक्टिव जगह, यूं समझ ले पाकिस्तानी आईएसआई, सीआईए, अलकायदा, उस टाइम पर उसे अलकायदा नहीं मुजाहिदीन कहा जाता था, फॉरेन फाइटर्स, इस मदरसे ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया सोवियत यूनियन के खिलाफ। कुछ मदारिस बने थे आपके वजीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान और क्वेटा के यहाँ पर, इस पूरे पश्तून बेल्ट एरिया में। बाकी जो अर्बन मदारिस थे जो इस जंग को काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहे थे, वो यहाँ पर लाल मस्जिद उन सब में पिवटल रोल कर रहा था। मैं मदारिस का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं कि तमाम मदारिस इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे मदारिस थे वो जो ना इन्वॉल्व थे। लेकिन सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जंग थी उस पे पूरी मुस्लिम दुनिया मुत्तफिक थी कि इसकी ईंट से ईंट बजा देनी है। और उस टाइम का अमेरिका हमें जहाद सिखा रहा था और हमें कुरानी आयतें कोट करके सिखा रहा था कि जहाद कैसे करते हैं। ये जब अब एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो उस टाइम की भी बात करें कि हमें कैसे दिखाया जा रहा था कि गॉडलेस सोवियट्स को कैसे मारना है। और आप और हम तो दीनी लोग हैं, हम ईसाई तो क्रिश्चियंस हैं, फिर भी हमारा खुदा है, सोवियट्स का तो खुदा ही नहीं है। और यही बात हमें सिखाई जा रही थी कि मुसलमान और ईसाई तो एक साथ रह सकते हैं क्योंकि दोनों किसी न किसी तरह से एक ही खुदा की इबादत करते हैं। ये सारी डॉक्ट्रिन्स उस टाइम की फैलाई हुई थी। कुछ लोग समझते हैं ना कि ये ओवर द नाइट चीजें हो जाती है, नहीं, हमें डॉक्ट्रिन्स पीछे से समझनी पड़ती हैं, हिस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये चीजें उभरी कहां से हैं। फिर क्या हुआ, ये मदरसा चलता रहा और इसी तरह से लाल मस्जिद के जो बानी थे उसके अच्छे ताल्लुकात थे जनरल जियाउल हक के साथ। उन्होंने अपनी एक सियासी जमात भी बनाई जो भुट्टो के खिलाफ की मूवमेंट के नाम से वो मशहूर हुई थी और उसमें काफी बढ़ चढ़ कर रोल लिया। और लाल मस्जिद वालों ने भुट्टो के खिलाफ भी तहरीकें चलाई और जब भुट्टो उतर गया उसके बाद इनको जनरल जियाउल हक ने रिवार्ड के तौर पर ये आपकी चांद देखने वाली कमेटी का मेंबर बना दिया और उसका हेड बना दिया। ये यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट यूं कह ले पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के डीप स्टेट के और लाल मस्जिद के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, सब कुछ स्मूथली जा रहा था, किसी को कोई मसला नहीं था। लाल मस्जिद वाले अपने काम में रहते थे, पाकिस्तानी फौज अपने काम में रहती थी।
स्टेट सही चल रहा था जब तक 9/11 ना हुआ। 9/11 के बाद पाकिस्तान को ऑप्शन दी गई कि या आप एक्सट्रीमिज्म के साथ रहेंगे या आप ग्लोबल वर्ल्ड के साथ रहेंगे। अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का जनरल मुशर्रफ या पाकिस्तान के स्टेट ने, रियासत ने ये फैसला कर लिया था कि हम ग्लोबल कम्युनिटीज के साथ जाएंगे। अब ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को बहुत सारे कुर्बानियां देनी थी, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने थे जिसके लिए पाकिस्तानी सोसाइटी तैयार नहीं थी। अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना होना था, मॉडर्नाइजेशन होनी थी, जो मुशर्रफ हमेशा कहता था इनलाइटन मॉडरेशन होनी थी। इनलाइटन मॉडरेशन की बुनियादें जिस तरह से रखी जा रही थी ये बात भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी को ओवर द नाइट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 9/11 में कुछ हुआ था और पाकिस्तानी सोसाइटी ओवर द नाइट एडजस्ट कर लेगी, इस तरह से कभी नहीं होगा। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी तो वो मसले समझ रही थी कि जिसमें वो फंसी हुई थी, पाकिस्तानी स्टेट भी समझ रही थी कि वो किस तरह के मसलों में फंसी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को क्या पता, क्योंकि अवाम को उस तरह की एजुकेशन दी नहीं गई थी कि वो अडॉप्ट कर सके इस तरह के चेंजिंग सिनेरियो में। तब पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका के दबाव पर आकर या अपने ही नेशनल इंटरेस्ट में ये कोशिश की कि ऑपरेशन मीजान लॉन्च किया जाए, क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में काफी सारे लोग घुस आए थे जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बमबारी की थी। पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन से अपने पश्तून लोग हैं और कौन से फॉरेन फाइटर्स हैं, क्योंकि उज़्बेक और ताजिक फाइटर्स भी यहाँ पर घुस आए थे, यहाँ तक कि वो चाइनीज फाइटर्स भी येलचुक वाले यहाँ पर घुस आए थे। अलकायदा भी थी। अब अमेरिका प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आप जाओ यहाँ पर क्लियर करो। पाकिस्तान कह रहा था कि चलो देखते। पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन मीजान लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन मीजान बेसिकली 80,000 की फौज का दस्ता था, वो वहाँ पर भेज दिया इसलिए कि वो वहाँ पर चेक एंड बैलेंस रख सके। और इनिशियल डेज में कोई इतना बड़ा मेजर स्केल का ऑपरेशन पाकिस्तान ने प्लान भी नहीं किया था, जो बाद में जो 2008 के बाद हुए। ऑपरेशन मीजान शुरू हो गया और वहाँ पर सर्च और डिस्ट्रॉय हो रहा था, वहाँ पर थोड़ी बहुत सर्चिंग हो रही थी और पूछा जा रहा था। इस वक्त तक पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर एक्टिव था, जो पॉलिटिकल एजेंट्स है वो थे और कोई ज्यादा इंसर्जेंसी भी नहीं हो रही थी। टिट फॉर टेट, यहाँ पर एक बम फटा, पाकिस्तान ने उनके 2 मार दिए, ये मसला चल रहा। कोई ज्यादा शिद्दत नहीं थी, कोई सीरियसनेस नहीं थी और हर कोई ये समझ रहा था कि वन वे और दी अदर हम किसी तरह से उन ग्रोहों के साथ और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट पर आ जाएगा, जिसके बाद ये ग्रोह खाली करके चले जाएंगे और पाकिस्तानी रिट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। किसी तरह का बड़ा मेजर स्केल ऑपरेशन जो बाद में लॉन्च हुए 2008 के बाद, इस तरह की प्लानिंग किसी के भी ज़हनो गुमान में ना। बट अब इस तरह के ठंडे ठंडे माहौल में आग कैसे लगती है। अब आप